हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, आईसीआई हर अटेम्प्ट के लिए एक आरटीपी रिलीज करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। और दो एमटीपी रिलीज करता है हर पेपर के। वो 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे आपका एग्जाम में आता है। तो हम आज कर रहे हैं एफएम का एमटीपी 1। दो एमटीपी आते हैं, 1 कर रहे हैं हम सेप्टेम्बर 25 एग्जाम के लिए। अगर मैं इसका लेवल कहूं तो इसका लेवल है महा इजी लेवल। इसमें कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नया पॉइंट आईसीआई ने नहीं दिया। तो किसी बच्चे ने अगर किया है और नहीं किया है तो सिर्फ एक ही फर्क है दोनों बच्चों के बीच में, कि एक सेटिस्फाइड होगा कि हाँ मैं कर चुका हूं, और हमेशा आरटीपी एमटीपी आपको करके जाने चाहिए। लेवल है इसका महा इजी। इसमें आपको नया कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, बस प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बच्चे बोलते भी हैं कि सर हम टेस्ट के लिए क्या करें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर टेस्ट देना है तो आईसीआई के एमटीपी करने से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि वो आईसीआई का ऑथेंटिकेटेड बनाया हुआ पेपर और सॉल्यूशन होता है। हाँ, उसमें अगर कहीं कोई गलती होगी तो वो हम यहाँ पर एरर आपकी रेक्टिफाई करवा देंगे। बेस्ट टेस्ट रहता है ये बच्चे के देने के लिए। तो एफएम के अंदर सबसे पहले केस सिनेरियो क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बस्टिंग का है। बहुत ही इसका लेवल आसान है। इनको वेयर हाउस सेट करने हैं अपने। तो दो ऑप्शन इनके पास हैं। एक है वेयर हाउस बैटन, एक है वेयर हाउस कैटन। दो वेयर हाउस इन्होंने दे दिए। डिटेल बता रहे हैं। बोले जो हमारा वेयर हाउस है इसकी कॉस्ट 40 लाख बैठेगी, 5 साल की लाइफ है। इसकी सैलवेज वैल्यू 5 लाख रुपए रहेगी। और शटडाउन एंड डिस्पोजेबल कॉस्ट 1 लाख रहेगी। तो शटडाउन एंड डिस्पोजेबल कॉस्ट क्या होती है, जब आपकी मशीन जैसे आप मान लीजिए आपकी एक मशीन है। तो जब मशीन लास्ट में स्क्रैप में जाएगी तो उसको डिस्पोज करने का आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है। तो मशीन बिकेगी कितने में लास्ट में, 5 लाख में। और उसको हटाने के रिमूवल के खर्चे 1 लाख लग जाएंगे। तो आपकी जेब में नेट 4 लाख आएंगे। तो इसकी सैलवेज नेट 4 लाख रहेगी। तो अगर हम इसका डेप्रीशिएशन निकालें तो 40 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स की इसकी लाइफ है। तो 36 लाख डिवाइड बाई 5, 7.2 लाख इसका डेप्रीशिएशन पर एनम आ जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा वेयर हाउस होता है, 60 लाख का सेटअप है, 8 साल की लाइफ है। इसकी सैलवेज है 8 लाख। और इसकी डिस्पोजेबल कॉस्ट इन्होंने बोल दी 150। तो यानी नेट आपके पास जो आएगा 8 लाख माइनस 1.5 लाख, 6.5 लाख की सैलवेज आएगी। तो 60 लाख का आपका सेटअप है, 6.5 लाख आपको लास्ट में मिलेंगे। और 8 साल की आपकी लाइफ है। तो 60 माइनस 6.5 डिवाइड बाई 8, डेप्रीशिएशन आपका 6.6875 लाख पर एनम आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन ने साथ में दिया है इट्स एनुअल नेट सेविंग बिफोर टैक्स। देखिए, सेविंग का क्या मतलब होता है। सेविंग को हम कैश फ्लो की तरह से लेते हैं कैपिटल वेस्टिंग में। इसका लॉजिक क्या है, कहावत है, पैसे का ना जाना पैसे का आना होता है। तो कैसे सर, कैसे। देखो, मेरे कहीं पे 10,000 रुपए हर साल खर्च होते हैं। मैंने कुछ ऐसा सिस्टम करा कि मेरे वो 10,000 रुपए खर्च होने बंद हो गए। तो इनडायरेक्टली मेरे पास 10,000 का कैश फ्लो बढ़ गया। पहले हर साल 10,000 जाते थे, अब जाने बंद हो गए। तो 10,000 का कैश बैलेंस मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेविंग का मतलब है कि पैसा अब जाएगा नहीं, तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है। तो हम इसको कैश इनफ्लो की तरह से यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ने बताया कि नेट सेविंग बिफोर टैक्स इतनी दी हुई है। तो नेट सेविंग बिफोर टैक्स यानी कैश फ्लो बिफोर टैक्स हो गया। कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। फिर हम पर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करेंगे। और हमारे पास सीएफएटी आ जाएगा। इस सीएफएटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा, उसमें से आउटफ्लो माइनस करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके। अब इस क्वेश्चन में कहा कि बीच में कुछ मेंटेनेंस का खर्चा होगा 5 लाख रुपए थर्ड ईयर पर। तो जो थर्ड ईयर का कैश फ्लो है, इसमें से हम 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे, 7 लाख रुपए रह जाएगा। बाकी की कार्यवाही सेम टू सेम चलेगी। ऐसे ही दूसरे वाले वेयर हाउस में ईयर 1 2 3 2 6 और 7 to 8 दे दिया। और नीचे ईयर 4 और ईयर 7 की मेंटेनेंस कॉस्ट दे दी। तो ईयर 4 के कैश फ्लो में से 2 लाख रुपए और ईयर 7 के कैश फ्लो में से 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे। मैं आपको ऐसे बोल देता हूं कि ईयर 1 और 2 10 लाख हो गया। ईयर 3 आपका 15 लाख हो गया। ईयर 4 आपका 2 लाख रुपए माइनस कर दो तो 13 लाख रुपए रहेगा। ईयर 5 और 6 आपके 15 लाख रहेंगे। इसके बाद में ईयर 7 आपका 12 में से 3 गए, 9 लाख रहेगा। और ईयर 8 आपका 12 लाख आ जाएगा। इस तरह से आपका कैश फ्लो चलेगा, बाकी सारी चीजें उसमें से माइनस होती रहेंगी। क्वेश्चन ने कहा है 30% टैक्स रेट लेना है, 10% डिस्काउंटिंग रेट, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन। आपसे एनपीवी और इक्विवेलेंट एनपीवी निकलवा रहा है, क्योंकि लाइफ अलग अलग है। लाइफ अलग अलग है तो हमें एनुलाइज एनपीवी भी निकालकर दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस के अंदर इन्होंने यहां पर इसका डेप्रीशिएशन दिखा दिया। यहां पर दूसरे वाले केस में इसका डेप्रीशिएशन दिखा दिया। ठीक है। अब हमारे पास सीएफएटी कैसे निकलेगा। ये सेविंग हो गया कैश फ्लो।
इसके अंदर ईयर 1 2 3 4 5 आ गया और 5th ईयर में नेट सैलवेज आ गई जो 4 लाख रुपए मिलनी थी। मेंटेनेंस का 5 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दिया। अब हमारे पास कैश फ्लो में से मेंटेनेंस चली गई, नेट कैश फ्लो बचा जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, टैक्स माइनस करने के बाद में आपके पास में आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करा और आपके पास कैश इनफ्लो निकल कर आ गया। फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10% से निकाल कर दिखा दी। जो लास्ट में नेट सैलवेज मिलेगी उस पर टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसकी सीधे प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारी पीवी ऑफ इनफ्लो आ गई। 40 लाख रुपए आपने खर्च किए थे, आपका नेगेटिव एनपीवी आ गया। फिर इन्होंने पूछा है कि एनुअलाइज या इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी कितना होगा हमारा, वो निकाल के बता दीजिए। तो हमारे पास जो आपका ये वैल्यू आई है इसमें से हम डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी या सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी बोलते हैं आप, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स रख लेंगे। 5 साल की एन्युटी से डिवाइड करेंगे 10% से, इसकी वैल्यू आ गई एनुअल 14,077 नेगेटिव। फिर दूसरे वेयर हाउस पर हम लोग जाएंगे। दूसरे वेयर हाउस के अंदर इसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इसका भी नेगेटिव आ गया, इसका एनुअल निकाला, इसका भी नेगेटिव आ रहा है। फिर इन्होंने कहा कि आपको अब इसकी डिसीजन मेकिंग करके दिखानी है कौन सा बेटर है। तो हमने दोनों का रख लिया कि इसका एनपीवी नेगेटिव है और इक्विवेलेंट एनपीवी भी नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है। जिसका कम नेगेटिव है वो सेलेक्ट होगा और एनुअल के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो 7810 कैटन वाला हमारा फाइनल हो जाएगा कि इसमें नेगेटिव आपका कम है। डिसीजन खत्म। तो पहला क्वेश्चन इतना ही है, कुछ भी पहले क्वेश्चन के अंदर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग सिर्फ कैलकुलेटर में करें तो भी चलेगा, बाकी राइटिंग में कर लेते हैं, टाइम है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, पहले 5 इसमें आ गए, ठीक है 6 से पहले 5 क्वेश्चन के सिनेरियो के 2-2 नंबर के थे। कह रहे हैं कंपनी है डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1, ये डेट है ये इक्विटी है, ये 2 ये 1:1। कह रहे हैं प्लान टू रेज एडिशनल कैपिटल सच दैट ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो बिकम 1:1। हम चाहते हैं कि ये 1:1 हो जाए। ओके, एज्यूमिंग द कंपनी रेज ओनली इक्विटी फॉर दिस पर्पज, हम सिर्फ इक्विटी से ही पैसा मंगवाना चाहते हैं। बाई वॉट परसेंटेज मस्ट द इक्विटी इंक्रीज, इक्विटी को हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 1:1 का रेशो चाहिए, तो ये 2 है, ये तो 2 रहेगा। आपको इस 1 को भी 2 बनाना पड़ेगा। जब ये 2:2 बनेगा तभी इसका रेशो 1:1 पे पहुंचेगा। तो आपका इक्विटी अभी 1 है, आपको इसे 2 बनाना है, तो आपको 100% इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको अगर मैं फिगर्स में लूं तो आप ऐसे ले सकते हैं कि डेट और इक्विटी, मान लो इससे 1 लाख रुपए या 100 लाख मंगवा रखे हैं, तो इससे 50 लाख मंगवा रखे होंगे। अब हम चाहते हैं इनका रेशो 1:1 हो जाए, तो डेट से तो 100 लाख है, 100 का 100 रहेगा, इसका मतलब इक्विटी को भी 100 लाख पर लाना होगा। तो 50 लाख से 100 लाख कब होंगे, जब ये 100% इक्विटी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये 100% इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी क्रेडिट सेल है 6 करोड़, एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, फैक्टर 2% कमीशन लेता है, 18% एडवांस पे इंटरेस्ट लेगा, 10% रिजर्व रोकेगा। आपको अमाउंट ऑफ एडवांस बतानी है 360 डेज लेकर। तो जी 6 करोड़ रुपए की हमारी सेल है, 6 करोड़, तो 600 लाख लिख देता हूं मैं इसको। 90/360 ये हमारे एवरेज रिसीवेबल्स आ गए। 150 लाख के एवरेज रिसीवेबल्स हो गए, इसमें से कमीशन और रिजर्व 2% और 10, 12% माइनस करना है, सीधे एक ही बार में माइनस कर रहा हूं 12%। 18 लाख इसमें से रिजर्व और कमीशन माइनस हो गया। 168 लाख मैंने प्लस कर दिया इसको, 150 माइनस 132 लाख इसका आपके पास बच गया। अब 132 लाख सामने वाला एडवांस देगा 18% ब्याज लगाकर 90 दिन के लिए। तो 132 इंटू 18% इंटू 90 डिवाइड बाई 360, ये आ गया 5.94 लाख माइनस 132, 126,06.6 लाख। तो 126.06 लाख आपका अमाउंट ऑफ एडवांस आ जाएगा। ये हमारी एडवांस की अमाउंट आ जाएगी 126.06 लाख, ये निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है 200 रुपए, इसने अभी डिविडेंड पे किया है 10 रुपए का, D0 हो गया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एच पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जानना चाहते हैं। तो हमारे पास D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, D1 कितना आ जाएगा, 10 रुपए में 5% जोड़ दो, डिवाइड बाई P0 है 200 रुपए, ग्रोथ है 5%,
तो ये हो गया 10 प्लस 5%, 10.5 डिवाइड बाई 200 परसेंटेज में प्लस 5, 10.25 इसका आंसर आ गया। 10.25 बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला एमटीपी, कुछ भी टेक्निकल पॉइंट नहीं है। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, प्रॉफिटेबिलिटी एफएमसीजी कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड इज एग्जामिनिंग डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी जानना चाहते हैं, इसके आगे इन्होंने इसकी डिटेल दी है कि क्या क्या डिटेल है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, 10 रुपए का एक शेयर है, फुल्ली पेड अप है, तो 2 लाख शेयर्स हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस 30 लाख के हैं, इसका मतलब इक्विटी फंड 50 लाख रुपए के हमारे पास। अर्निंग आफ्टर टैक्स 10 लाख रुपए है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 15% है। केई 12% है, तो आर केई से ज्यादा है। आर है 15% और केई है 12%। अगर आर केई से ज्यादा होता है तो ऑप्टिमम पे आउट आपका 0% होता है, यानी डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेन करना चाहिए। मार्केट प्राइस शेयर का 80 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख यहां पर बता दिए, ऊपर हमने वो मेंशन भी कर दिए थे। करंट डेट टू इक्विटी रेशो 0.5:1 है, यानी कि अभी हमारे पास 0.5:1 का डेट इक्विटी रेशो है, तो इक्विटी फंड है अभी 50 लाख, इसका मतलब डेट आपके पास 25 लाख रुपए के हैं अभी। ओके, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए हमें चाहिए नेक्स्ट ईयर, अगले साल 12 लाख रुपए की जरूरत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कंसिडरिंग 3 डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, 100% डिविडेंड दे दें, 50% दे दें और 0% दे दें तो क्या होगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मार्केट प्राइस पर शेयर अलग अलग डिविडेंड पे आउट में वोल्टर मॉडल से क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आपका ईपीएस कितना है पहले वो निकालते हैं। 10 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स है, कोई प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है हमारे पास, प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है। 2 लाख शेयर हैं, तो 5 रुपए आपका ईपीएस हो गया। अगर आपका 100% पे आउट है तो 5 रुपए दोगे, 50% है तो 2.5 दोगे, 0% है तो 0 रुपए का आप डिविडेंड दोगे। ये डिविडेंड पर शेयर आपका आएगा। तो 100% पे आउट, 50% और 0% पे वोल्टर मॉडल आपको लगाना है। ये हमारे पास आ गया वोल्टर मॉडल। डी प्लस आर बाई के ई मल्टीप्लाई बाई ई माइनस डी, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं ई माइनस डी, उसके बाद में इसको आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई आर बाई के ई, ये आपका हो जाता है अर्निंग में से कितना डिविडेंड आपने दिया, बची हुई रिटेन अर्निंग कितनी है, और डिविडेंड प्लस डिवाइड बाई के ई। तो आपने जैसे ही फॉर्मूला पढ़ा हो लिख सकते हैं, फॉर्मूला आगे पीछे किया जा सकता है, यानी इस सेक्शन को यहाँ पर या इस सेक्शन को यहाँ पर रखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100% पे आउट पे 5 रुपए का डिविडेंड दिया, रिटेंशन 0 है, 41 आ गया। 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया, रिटेंशन 2.5 रुपए है, 72.92 आ गया। डिविडेंड 0 है, रिटेंशन पूरे 5 रुपए 104 आ गया। आप देखेंगे जैसे जैसे आप डिविडेंड रिटेन करता जा रहे हैं, अर्निंग रिटेन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है, और ऑप्टिमम पे आउट यहां पर होगा जब आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे, ठीक है। यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया आर के ई से ज्यादा है, तो आपको कम से कम डिविडेंड देना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन ने आगे कहानी बताई, यहां पर पहला पॉइंट खत्म। सेकंड, फर्दर बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन नो फ्रेश इक्विटी विल बी रेज, हम नया इक्विटी रेज करना नहीं चाहते। एनी फाइनेंशियल शॉर्टेज मस्ट बी कवर्ड बाई डेट, हम डेट से पैसा मंगवाना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंशियल शॉर्टेज होगी तो नया शेयर इशू नहीं करना चाहते। अब देखिए, आपके पास 10 लाख रुपए की कमाई है, अगर आप 100% डिविडेंड दे देते हैं तो इसका मतलब आपने 10 के 10 लाख रुपए बांट दिए। आपके पास इंटरनल जो इस साल की रिटेन अर्निंग है उसमें से कुछ नहीं बचा, पुराने रिजर्व एंड सरप्लस तो पहले ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इस साल 10 लाख रुपए की आपकी कमाई है, 10 में से 10 आपने दे दिए, या फिर 5 लाख दिए, या फिर आपने 10 में से 0 दिया। तो आपके पास इक्विटी से यहां कितना पैसा बचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा बांट दिया। तो इक्विटी की इंटरनल फंडिंग से 0 है आपके पास। आपको डेट से पैसा मंगवाना पड़ेगा कितना, टोटल पैसा आपको चाहिए कितना, टोटल पैसा आपको 12 लाख रुपए चाहिए। टोटल फंडिंग हमें 12 लाख रुपए की चाहिए थी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो कह रहे हैं कि कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी कमाई है उसका बचा हुआ हिस्सा तो आपके काम में आ जाएगा। जैसे 10 लाख में से 10 लाख बांट दिए तो कुछ भी नहीं बचा, 10 में से 5 बांट दिए तो 5 लाख तो इंटरनल फंडिंग है, वो 5 लाख तो आपके पास है, वो इक्विटी फंड का पार्ट बनने हैं। और 10 लाख में से अगर आपने 0 डिविडेंड दिया है तो पूरे के पूरे 10 लाख आपके पास हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जो भी शॉर्टफॉल होगा, जो भी शॉर्टेज होगी, वो हम डेट से मंगवाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पर 12 लाख में से इक्विटी से 0 आया, पूरे 12 लाख डेट से आएंगे।
यहाँ 5 लाख रुपए आए हैं, बचे 7 लाख डेट से आएंगे। यहाँ 10 लाख रुपए आए हैं, 2 लाख रुपए डेट से आएंगे। तो अगर आप 100% पे आउट करते हो तो इक्विटी की फंडिंग इंटरनल जीरो हो जाएगी, पूरे 12 लाख मंगवाने पड़ेंगे। फिर 5 लाख अगर बांट दिए तो 5 लाख इक्विटी की इंटरनल फंडिंग हो गई, 7 लाख मंगवाने पड़ेंगे। ये शॉर्टफॉल है जो हम डेट से कवर करेंगे। अगर आपने कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया तो 10 लाख की जो इनकम है वो आपके पास पूरी की पूरी अवेलेबल है, वो यूज हो जाएगी और 2 लाख रुपए डेट से मंगवा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बट नॉट मोर देन 1:1 डेट टू इक्विटी रेशो, पर डेट इक्विटी रेशो 1:1 रहना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास इक्विटी और डेट का रेशो जो चल रहा था अभी 0.5:1 चल रहा था। इसी को पूरा करने में मुझे 25 लाख रुपए और चाहिए, तब ये 1:1 होगा। यानी 25 लाख रुपए और मंगवाऊं तब 1:1 होगा। उसके अलावा इंटरनल फंडिंग का कुछ पैसा बचेगा, उसे बाद में देखेंगे। तो अभी का सिनेरियो ये है कि 25 लाख रुपए डेट से मंगवाऊं तब जाकर मेरे पास 1:1 पे पहुंचेगा। इन्होंने कहा है 1:1 को क्रॉस नहीं करना। तो आप देखिए 25 लाख तक की कैप आपके पास है, 25 लाख मंगवा सकते हैं। 12 लाख मंगवा रहे हैं, 7 लाख मंगवा रहे हैं, 2 लाख मंगवा रहे हैं, सब कुछ 25 लाख से कम है। तो आपकी कैप क्रॉस नहीं हुई, आपकी कैप क्रॉस नहीं हुई, यानी ये सब के सब एक्सेप्टेबल है। 1:1 डेट इक्विटी रेशो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पुराना कितना है 25 लाख और 50 लाख। अब इसे 25 लाख का और एड ऑन करोगे तब जाके 1:1 पे पहुंचेगा। तो 25 लाख आप मंगवा ही नहीं रहे, आप तो कभी 2 लाख मंगवा रहे हो, 5 लाख मंगवा रहे हो, 7 लाख मंगवा रहे हो, इस तरह से मंगवा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 से कम मंगवा रहे हो तो 1:1 रहेगा। टैक्स रेट 30 है, इंटरेस्ट 10% देना है। सेकंड में कह रहे हैं फीजिबिलिटी चेक करो इंटरनल फंडिंग की, अगर 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है अलग अलग पे आउट रेशो में तो देखिए अलग अलग पे आउट रेशो में अगर करना है तो 100% पे आउट में रिटेन अर्निंग में कुछ भी नहीं बचा, सारा बट गया। 12 लाख रुपए हम इक्विटी से वो डेट से मंगवाएंगे, ये डेट से मंगवाया जाएगा। क्या डेट से मंगवाना फीजिबल है? हाँ फीजिबल है। रीजन क्योंकि हमारा डेट इक्विटी रेशो 1:1 तब भी नहीं होगा, 1:1 से कम ही रहेगा। 25 लाख पुराना डेट है, 12 लाख रुपए और मंगवा लिए तो कितना हो गया, 25 + 12 37 लाख हो गया आपका। 37 लाख का डेट और 50 लाख का इक्विटी है, तो भी 1:1 से कम है। 7 लाख मंगवाने, 2 लाख मंगवाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर केस में फीजिबल है, कोई इशू नहीं है, 1:1 क्रॉस नहीं हो रहा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपसे डिटरमाइन रिवाइज डेट इक्विटी रेशो एज्यूमिंग दैट शॉर्टफॉल इज मेड थ्रू बोरोइंग इफ कंपनी अडॉप्ट 50% पे आउट। अगर आप 50% पे आउट को अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास ये आ गया 50% वाला। 5 लाख रुपए तो इंटरनल फंडिंग के हो गए आपके पास, तो इक्विटी पहले कितना था 50 लाख फंड, 20 लाख का इक्विटी और 30 लाख का रिजर्व था। अब 5 लाख रुपए और आपके पास इंटरनल फंडिंग के हो गए इक्विटी के। अब इक्विटी फंड 55 लाख हो जाएगा। 50 लाख पुराने, 10 लाख इस साल कमाए जिसमें से 5 बांट दिए, 5 अभी बिजनेस के अंदर दोबारा से लग गए, तो आपकी रिटेन अर्निंग जो पहले 30 लाख थी यहां पर वो 35 लाख हो जाएगी अब, क्योंकि 10 में से 5 बांटे, 5 आपके पास रह गए, तो ये हो जाएगा 55 लाख। और डेट 25 लाख था पहले से, डेट से कितना मंगवा रहे हो 7 लाख, तो ये हो गया 32 लाख। तो 32 लाख और 55 लाख निकाल लीजिए, 32 डिवाइड बाई 55, ये हो गया 0.58 इज टू 32 लाख डिवाइड बाई 55, 0.58:1। तो 0.58:1 आपका नया डेट इक्विटी रेशो आ जाएगा। यहाँ पर रिवाइज डेट इक्विटी रेशो, एग्जिस्टिंग डेट 25 और इक्विटी 50 लाख है, नया डेट 32 लाख हो जाएगा क्योंकि 25 में 7 लाख बढ़ जाएंगे, नया इक्विटी 55 लाख हो जाएगा। तो 0.58 हमारे पास डेट इक्विटी रेशो हो जाएगा, 1:1 के अंदर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, कौन सी डिविडेंड पॉलिसी बेस्ट है, तो 0% पे आउट वाली डिविडेंड पॉलिसी हमेशा बेस्ट होती है। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रेशो का क्वेश्चन। इन्होंने कई सारे रेशो दे दिए हमें, हमसे कह रहे हैं क्विक रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और अर्निंग पर शेयर आपको निकालनी है। तो क्विक रेशो का हमारे पास फॉर्मूला है क्विक रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। तो मुझे करंट एसेट चाहिए, स्टॉक चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो के अंदर मेरे को चाहिए सेल्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद में मेरे को चाहिए प्रोप्राइटरी रेशो, तो मेरे को प्रोप्राइटरी रेशो में चाहिए शेयर होल्डर्स फंड, इसमें सारे शेयर होल्डर आएंगे, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। इसके बाद में कह रहा है अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर सिंपल है, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब इन्होंने हमें यहाँ पर करंट रेशो दिया हुआ है और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दी हुई है, इससे CACL निकल जाता है। करंट रेशो है हमारे पास CA/CL इक्वल टू 2.5 और
CA इक्वल टू 2.5 CL। ओके, इन्होंने वर्किंग कैपिटल दी है हमें, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है, इसका आंसर इन्होंने हमें दे रखा है 15 लाख रुपए। ठीक है जी, अब हम ये जो 2.5 CL है इसको CA की जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2.5 CL माइनस CL इक्वल टू 15 लाख, 1.5 CL इक्वल टू 15 लाख, CL इक्वल टू 10 लाख रुपए। देयरफॉर CA इक्वल टू 2.5 CL था, वो 25 लाख हो गया। तो करंट एसेट 25 लाख और करंट लायबिलिटी 10 लाख हो गई हमारे पास। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट्स 30 लाख रुपए दी गई हैं। टोटल एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स में अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स जोड़ दूं तो मेरी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। करंट एसेट 25 लाख आ चुकी हैं, फिक्स्ड एसेट्स 30 लाख दी हैं, तो टोटल एसेट 55 लाख हो गई मेरे पास। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर टोटल एसेट चाहिए तो 55 लाख हो गई, फिक्स्ड एसेट्स ये 30 लाख रुपए हो गई, करंट लाइबिलिटीज मेरे पास 10 लाख हो गई, करंट एसेट्स मेरे पास 15 लाख रुपए आ चुकी हैं, ये सब मेरे पास आ चुका है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन हमें दे रहा है रिटर्न ऑन टोटल एसेट, प्रॉफिट, टोटल टर्नओवर, स्टॉक चाहिए मुझे, ये आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशो 5। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले चाहिए सेल्स, सेल्स से मैं सीओजीएस पर पूछूंगा। तो यहां पर मेरे को इन्होंने टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दिया है 2। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो हमारे पास होता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो इक्वल टू सेल्स बाई टोटल एसेट्स, 2 दिया हुआ है। तो टोटल एसेट मेरे पास 55 लाख है, सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो सेल्स इक्वल टू 110 लाख आ जाएगी। ये मेरे पास सेल आ गई। 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल में से अगर मैं 25% ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो मेरे पास सीओजीएस आ जाएगा। तो 110 माइनस 25%, ये आ गया 82.5 लाख, सीओजीएस आ गया। अब क्वेश्चन ने यहां पर मेरे को दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशो 5। स्टॉक टर्नओवर कैसे निकलता है? स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हम एवरेज स्टॉक को इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज सिर्फ स्टॉक लिख देते। तो यहाँ पर जो स्टॉक रहेगा वो एवरेज रहेगा। तो सीओजीएस है 82.5, स्टॉक टर्नओवर है 5, सॉरी स्टॉक टर्नओवर है 5, ये आ गया एवरेज स्टॉक। अब 5 नीचे आ जाएगा, एवरेज स्टॉक सामने, मेरे पास एवरेज स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 16.5 लाख। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक 16 लाख रुपए है, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। आपको पता है ये 16.5 लाख है, ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है 16 लाख है, 2 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 33 माइनस 16, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 17 लाख रुपए। ये 17 लाख रुपए आपके यहां पर माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास करंट एसेट 25 लाख थी, 25, हाँ, तो मेरे पास 25 लाख की करंट एसेट, 17 लाख का स्टॉक माइनस किया, नीचे करंट लायबिलिटीज है, क्विक रेशियो निकल आएगा। सेल मेरे पास 110 लाख आ गई है, फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास आ चुकी हैं, इतने तक हो गया। पहले ये दोनों दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पर इन्होंने पहले इनकी वर्किंग दे रखी है, वो सब वर्किंग हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। आप हमें रेशो दिखा दीजिए सीधे। क्विक रेशो 25 लाख माइनस 17 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो 25 में से 17 गए, ये आ गया 8 लाख रुपए। ठीक है, ये रेशो आ गया। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 110 बाई 30 लाख, ये मेरे पास 110 बाई 30 लाख आ गया। ये दो रेशो मेरे पास हो गए। अब मुझे प्रोप्राइटर फंड यानी शेयर होल्डर फंड चाहिए। टोटल एसेट्स मेरे पास 55 लाख गिवन है। तो यहां पर क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपको डेट इक्विटी रेशो और साथ में दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर, दिया है प्रेफरेंस शेयर भी दिया है। ठीक है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? एक तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, प्लस प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं इसमें, प्लस कोई डेट है वो भी आ जाएगा, और प्लस करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज हैं 55 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर फंड और डेट का लिंक दिया है 1:2, तो डेट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 1/2, हाफ हो गया, 0.5 ले सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि डेट को डेट के सेंस में निकाल लूं या इक्विटी के, किसी में ही निकाल लो, कोई एक चीज आ जाएगी। मैं डेट के सेंस में निकाल देता हूं, डेट इक्वल्स टू 0.5 इक्विटी। तो यहां पर मैंने डेट की जगह लिख दिया 0.5 इक्विटी। ठीक है, ये आ गया मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे दी इन्होंने 60,000 शेयर, 10 रुपए का एक,
6 लाख रुपए। डेट की जगह पे मैंने लिख दिया 0.5 इक्विटी। मैंने यहाँ पर 0.5 इक्विटी लिखा है डेट की जगह। आप इक्विटी की जगह पे 2 डेट भी लिख सकते हो, यानी या तो डेट इक्वल टू 0.5 इक्विटी ले लो, या फिर इक्विटी इक्वल टू 2 डेट ले लो। इक्विटी इक्वल टू 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई सामने चला जाएगा, तो 1 इक्विटी इक्वल टू 2 डेट हो जाएगा। ओके, प्लस करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी 10 लाख रुपए, तो ये 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 16 लाख रुपए सामने माइनस हो गए, 55 माइनस 16, 39 लाख बचा। और यहां पर हो गया 1.5 इक्विटी, तो इक्विटी इक्वल टू आ गया 26 लाख, और डेट इक्वल टू हाफ इक्विटी है, तो ये हो गया आपका 13 लाख रुपए। तो डेट 13 लाख रुपए हो गए और इक्विटी 26 लाख रुपए हो गए। ओके, अब मेरे पास प्रोपराइटर फंड में मेरे को रेशो में शेयर होल्डर फंड चाहिए, तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी फंड के आ गए 26 लाख रुपए और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के आ गए 6 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई 55 लाख कर दूंगा, तो 26 लाख का इक्विटी फंड और 6 लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर, 26 प्लस 6 ये आ गया 32 लाख, और नीचे आपकी टोटल एसेट आ गई। इसके बाद में हमसे पूछा है लास्ट में ईपीएस, वो बिल्कुल सिंपल है। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं, ऐसे नहीं दिया हुआ, ये रेशो दिया हुआ है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट आफ्टर टैक्स 15% है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल एसेट्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल एसेट्स का 15% है, और टोटल एसेट्स है मेरे पास 55 लाख। ठीक है जी, तो 55 लाख इंटू 15%, 8.25 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ओके, अब मुझे ईपीएस निकालना है, प्रीफरेंस शेयर भी है इसमें, तो मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। 8.25 लाख है अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रीफरेंस डिविडेंड मेरे पास आ जाएगा बच्चों 10%, 6 लाख का 10% हो गया 60,000 रुपए, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर है 1,80,000, तो 8,25,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाई 180, ये आ गया 4.25 पर शेयर, तो 4.25 मेरा ईपीएस आ जाएगा, 4.25, ये आ गया 4.25। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है, और इसमें मतलब मैं तो ये कहूंगा बहुत ही लड्डू गोपाल एमटीपी, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है सब करे हुए हैं आपके। इसके बाद में आता है जी सी, इसके अंदर ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग साइकिल से। इन्होंने यहाँ पर रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश्ड गुड्स का, डेटर और क्रेडिटर का 2024 यानी ओपनिंग बैलेंस, 2025 यानी क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमारी पूरे साल की परचेज 5200 लाख है, सारी क्रेडिट पर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, सीओजीएस इतना है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी है, और एनुअल सेल हमारी इतनी है। ओके, ये लोग कह रहे हैं कि हम 10% रिजर्व रखेंगे वर्किंग कैपिटल का, 365 डेज लेकर क्वेश्चन करना है। सबसे पहले पूछा है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, फिर नंबर ऑफ साइकिल, और फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिजर्व के साथ जो 10% कंटीजेंसी है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए मेरे को चाहिए आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। ठीक है, आर कैसे आएगा, आर के लिए मेरे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो ये आ गया मेरे पास एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाई मेरे को इसमें रखना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, रॉ मटेरियल परचेज दी हुई है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ध्यान रखना है 24 वाला लेना है, तो 585 प्लस 5200 माइनस 845 इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, 585 प्लस 5200 माइनस 845, 4940 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4940 हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 365। एवरेज स्टॉक कितना हो गया 845 प्लस 585 डिवाइड बाई 2, 715 का एवरेज स्टॉक है, तो 715 डिवाइड बाई 4940 मल्टीप्लाई 365, ये आ गया 52.82 डेज, तो 53 डेज इसको कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए आपका आ गया 53 डेज, पहला वाला काम खत्म। अब इसके बाद में हमें चाहिए डब्ल्यूआईपी का डब्ल्यू। डब्ल्यू का सिंपल फॉर्मूला है एवरेज डब्ल्यूआईपी डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई 365। तो एवरेज डब्ल्यूआईपी यहां से आ जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद दी हुई है। फिर हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाई COGS मल्टीप्लाई बाई 365, तो यहां पर एवरेज फिनिश गुड्स आ गया, COGS खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकालना नहीं है, मल्टीप्लाई विद 365। डेटर के लिए एवरेज डेटर्स
इन दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई मेरे को चाहिए क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल खुद दी हुई है 7605, क्रेडिट सेल से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई 365 की, फिर क्रेडिटर्स के लिए एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेज, इसको परचेज से लिंक करना है, मल्टीप्लाई 365। ये हमारे पास साइकिल निकल कर आ जाएगी, ये आ गई जी साइकिल। तो पहले रॉ मटेरियल, फिर डब्ल्यूआईपी के लिए एवरेज स्टॉक डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स के लिए एवरेज स्टॉक डिवाइड बाई सीओजीएस, डेटर के लिए एवरेज डेटर क्रेडिट सेल से, और पेबल के लिए क्रेडिट परचेज से लिंक कर देंगे। अब हमारे पास ये ऑपरेटिंग साइकिल निकल कर आ गई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ साइकिल, तो 365 डेज डिवाइड बाई 147 डेज में एक साइकिल है, ये आ गई आपकी 2.4829, तो ये हमारे पास आ गई 2.489। फिर कह रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ, तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ गई 4225 लाख। दो तरीके से निकाला जा सकता है इसको, 4225 लाख है मेरी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 365 डेज की। एक साइकिल की कितनी होगी, एक साइकिल 147 डेज की है। दूसरा तरीका, 4225 लाख मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक साल में 2.48 साइकिल्स होंगी। इससे डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा आंसर में फर्क पड़ेगा, दोनों पर पूरे नंबर मिलेंगे। डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई 147, ये आ गया 1701.58, और 4225 डिवाइड बाई 2.48, ये आ गया 1703.62। तो दोनों पर पूरे नंबर मिलेंगे, किसी भी तरीके से आप निकालिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइकिल। ये जो 48 है डेसिमल्स में 48 पे हमने रोका है, इसके आगे भी पॉइंट थे, इसलिए आंसर उसमें थोड़ा सा फर्क है। बस इसके बाद इन दोनों में 10-10% जोड़ देंगे, हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। आपने जिस तरीके से करा है दोनों पर आपको पूरे नंबर मिलने हैं इसमें। ओके, इसके बाद में हमारे पास है अगला क्वेश्चन, ये आ गया। एक कंपनी है, इन्होंने आपको ये डिटेल दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग 10 लाख रुपए, डिवेंचर 12% है 4166667, ईबीआईटी दे दिया, इंटरेस्ट का खर्चा कितना है वो दे दिया, जरा देखता हूँ 4166667 का 12%, 5 लाख रुपए, परफेक्ट है, 12% आ रहा है। पीवी रेशो दे दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बोला है उसको, टैक्स का रेट दे दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंस और कंबाइंड लीवरेज दे दी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दे दी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट रेशो दे दिया। इससे आप सीए और सीएल निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर दे दिया। कंपनी चाहती है हमसे क्या, देखते हैं जरा। द कंपनी नाउ कंसीडरिंग एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 25 लाख, 25 लाख की एक्सपेंशन करना चाहते हैं। पोस्ट एक्सपेंशन क्या क्या चेंज होंगे 2026 में, ये 2026 आगे की कहानी है बजटेड, इसका मतलब वही 2025 की कहानी दी हुई है हमें। सेल्स 50% बढ़ जाएगी जितनी भी अब है, वेरिएबल कॉस्ट 55% रहेगी, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपए रहेगी। कंपनी को आप दो तरीके से फाइनेंस ऑप्शन ले सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर 25 लाख रुपए की इशू कर दीजिए, 10 रुपए का एक शेयर रहेगा, तो 2.5 लाख शेयर इशू हो जाएंगे नए, यानी जितने पुराने हैं उसमें 2.5 लाख शेयर जुड़ जाएंगे। या फिर 25 लाख रुपए डेट से मंगवा सकते हैं, 12% इंटरेस्ट रेट रहेगा। सबसे पहले कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट 2025 की बनाई है, ठीक है जी, 2025 की बनाते हैं। हमारे पास ये रही बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख, और जी डिवेंचर हमारे पास 416667, और जी इसके बाद में आपका और कोई एसेट, करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल दिए 20 लाख और 2, तो करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2, और करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2CL। फिर वर्किंग कैपिटल दी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 20 लाख, तो मैं करंट एसेट्स की जगह पे 2CL रख दूंगा यहाँ पर, 2CL माइनस CL इक्वल्स टू 20 लाख, CL इक्वल्स टू 20 लाख। करंट एसेट्स हमारे पास 2CL हैं, तो CL 20 लाख है, तो ये 40 लाख हो जाएगी। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ गई यहाँ पर 40 लाख, यहाँ करंट लायबिलिटीज आ गई हमारे पास 20 लाख। लाइबिलिटी साइड का तो टोटल मेरे पास आ गया, कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है, नहीं कोई नहीं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया मेरे पास 416667 प्लस 20 20 40, 40 लाख और जोड़ देता हूँ इसमें, 816667, 816667, ठीक है जी। करंट एसेट 40 की आ गई, तो फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास बची हो गई
416667। ओके, ये मेरे पास पूरी बैलेंस शीट बन गई। आज ये बैलेंस शीट दिखा देता हूँ पहले आपको। बैलेंस शीट दिखा दो भाई। इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर, करंट लायबिलिटी 816667, ये फिक्स्ड एसेट्स आ गई। अब इनकम स्टेटमेंट और बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो 3। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का हमारे पास फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 3। फिक्स्ड एसेट्स हैं 416667, ये सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो सेल आ जाएगी 1,25,00,000। 1,25,00,000 की सेल आ गई जी मेरे पास। लो जी, सेल्स 1,25,00,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ने पीवी रेशो मुझे दिया हुआ है, पीवी रेशो है 40%। तो 40% है तो 1,25 का 40% हो गया 50,00,000। वेरिएबल कॉस्ट हो गई 75,00,000। कंट्रीब्यूशन में से मेरे को माइनस करनी है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर मेरे पास आ जाएगा ईबीआईटी, फिर मेरे को माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 5,00,000 है। फिर मेरे पास आ जाएगा ईबीटी, इसमें से मुझे माइनस करना है टैक्स, और मेरे पास आ जाएगा ईएटी। इसी को इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इन्होंने ईपीएस भी निकाल रखा है, उसकी जरूरत नहीं है, ईएटी तक ही दिखाना है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज दी हुई है, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज दी हुई है, और आपके पास कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ऑपरेटिंग लीवरेज दी हुई है, इससे ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, आपके पास ईबीटी और बहुत सारी चीज आ जाएंगी। ईबीआईटी भी गिवन है लो क्वेश्चन के अंदर, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आ गया जी, ईबीआईटी है 20,00,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 30,00,000 बैलेंसिंग फिगर, और 5,00,000 गए, ये बच गए 15,00,000 रुपए। टैक्स कितना बोला है इन्होंने? टैक्स का रेट इन्होंने बोला है, टैक्स 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 30%। 30% टैक्स चला गया 4.5 लाख, और ये 10.5 लाख ईएटी आ गया। आ जाइए इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपका आ गया 1,25,00,000 की सेल, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से आ गई, ईबीआईटी गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, ईबीटी आ गया, टैक्स आ गया, ये आ गया। ईपीएस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईएटी तक ही दिखाना होता है। तो इनकम स्टेटमेंट ईएटी तक आएगा। क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ कहीं ईपीएस निकालने के लिए बोला तो नहीं था। क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, तो सिर्फ ईएटी तक पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब इन फ्यूचर क्या होने वाला है मैं वो बता देता हूँ आपको। कह रहे हैं 2026 में 50,00,000 की तो सेल बढ़ जाएगी। तो आपकी ये जो सेल है ये 50,00,000 बढ़ के 1,75,00,000 हो जाएगी। ओके, इसके बाद में आपका इन्होंने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट 55% ऑफ सेल हो जाएगी। तो 1,75,00,000 का 55%, 9625 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन आपका 78,75,000 हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन के बाद में इन्होंने कहा है फिक्स्ड कॉस्ट 10,00,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी है 30,00,000 रुपए, यहां पर 40,00,000 हो जाएगी। 38,75,000 आपका ईबीआईटी आ जाएगा नया। ठीक है जी, तो इस ईबीआईटी तक हम पहुंच जाएंगे। इसके आगे डिपेंड करेगा कि आपने इक्विटी से पैसा मंगवाया है या फिर डेट से। तो जैसे इक्विटी प्लान और डेट प्लान, ईबीआईटी अब हमारे पास आ गया 38,75, 38,75। ठीक है जी, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 5,00,000 रुपए तो अभी का है। फर्स्ट प्लान में पैसा इक्विटी से आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं। सेकंड प्लान में 25,00,000 रुपए 12% डेट से आएंगे, तो 3,00,000 का डेट और हो जाएगा। तो 5,00,000 का तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, दोनों तरफ आएगा। यहां पर एडिशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा, यहां 3,00,000 का एडिशनल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका हो गया 33,75,000, और यहां पर 8 गई, ये हो गया 30,75,000। ये बीटी आ गया दोनों का। इसमें से अब टैक्स माइनस करेंगे 30%, ईएटी आ जाएगा आपके पास। तो टैक्स 30% अगर मैं लेता हूं तो 33,75,000 का 30%, 1,012,500, 23,62,500 बचा। 30,75,000 का 30%, 9,22,500, 21,52,500 बच गया। ठीक है, इसके बाद इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, मेरे पास ईपीएस आ जाएगा। जनरली क्वेश्चन ईपीएस ही मांग लेता है आगे जाकर, तो बता देता हूं मैं आपको। अभी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,00,000 की कैपिटल, 10 रुपए का एक 1,00,000 शेयर।
पहले केस में आपको 2.5 लाख शेयर और इशू करने पड़ेंगे, तो 1 लाख प्लस 2.5 लाख 3.5 लाख शेयर हो जाएंगे। डेट वाले में कोई नया शेयर इशू नहीं होगा, तो इक्विटी वाले में 3.5 लाख शेयर, यहाँ पर एक 2.5 लाख, सॉरी 1 लाख शेयर जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ वो रहेंगे। तो 1 लाख शेयर पुराने थे, डेट से पैसा मंगवाओगे कोई नया शेयर नहीं, इक्विटी से पैसा मंगवाओगे 2.5 लाख शेयर नए इशू करने पड़ेंगे। तो ईपीएस आपके पास 21.525 आ गया यहाँ पर, या 2362,500 डिवाइड बाई 3,50,000, ये आ गया 6.75। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है ईपीएस निकालो दोनों ऑप्शन में, तो हमारे पास ईपीएस 6.75 21.525 आ गया। फिर कह रहा है आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालनी है दोनों प्लान की। तो आपके पास में ये था हमारे पास कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी सेम रहेगा 7875 डिवाइडेड 3875, 2.03। ये हो गई ऑपरेटिंग लीवरेज, दोनों प्लान की सेम रहेगी। अब ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगी 3575 डिवाइडेड 3375, इसकी हो गई 1.18, इसकी हो गई 3875 डिवाइडेड बाई 3075, 1.26। ये इनकी फाइनेंशियल लीवरेज आ गई। ऑपरेटिंग दोनों की सेम रहेगी 2.03, वो तो सेम है आपका कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। अब कंबाइंड लीवरेज अगर मैं निकालता हूं तो 2.03 मल्टीप्लाई बाई 1.14, एक की आ गई 2.31 और दूसरे वाले की 2.03 इंटू 1.26, एक की आ गई 2.56। ये इनकी कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी। तो ठीक है, लीवरेज निकाल दी हमने सबकी। ये आ गई इनके पास में 2.03 ऑपरेटिंग लीवरेज, ईपीएस नहीं मांगा इसमें। फाइनेंशियल लीवरेज 1.15 1.26 आ गई, और कंबाइंड लीवरेज 2.33 2.56 आ गई, 2.33 2.56। अच्छा, इन्होंने सीधे निकाल दी, मैंने वैसे डिवाइड किया है, कोई बात नहीं। और ये 1.14 1.26 1.15 1.26 ले लिया ना, 3875 डिवाइड बाई 3375, 1.148 था, ठीक है 1.148 था, तो ये 1.15 कर दिया है, और यहाँ पर 1.15 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.03 की, तो ये 2.33 आ गई। ठीक है, ओके, तो ये लीवरेज निकल गई। इसके बाद में क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, रिकमेंड बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन बेस्ड ऑन ईपीएस एंड इंपैक्ट ऑफ लीवरेज। तो अगर मैं ईपीएस देखूं तो इसका ईपीएस 21 रुपए, इसका 6 रुपए है, तो ईपीएस इसका बहुत ज्यादा है। अब साथ में ये चेक करना है कि इसका फाइनेंशियल रिस्क तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो फाइनेंशियल रिस्क 1.15 और 1.26 बहुत ज्यादा गैप नहीं है। आप अगर देखें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, टोटल रिस्क में 2.33 2.56 बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 1 का भी गैप नहीं आ रहा है। तो फिर हम डेट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इतना कोई रिस्क का मेजर चेंज नहीं है। लेकिन यही अगर 1.15 और ये 7.56 ऐसे होता तो लीवरेज का बहुत बड़ा फर्क हो जाता, तो इतने बड़े रिस्क को हम नहीं लेते। फिर हम कहते हैं इतना रिस्क लेना सही है या नहीं, कंपनी को सोचना पड़ेगा। कमाई इक्विटी ऑप्शन में भी है, आपका रिस्क बियॉन्ड लिमिट अगर जा रहा है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर देखें तो रिस्क 2 के अंदर अंदर है, ये 1.15 है 1.26, ऐसा भी नहीं है कि एक 1.15 और दूसरा 1.5 हो रहा हो, तो रिस्क बहुत ही स्लाइटली चेंज है। तो आप इतनी कमाई मिल रही है जरा सा रिस्क लेकर, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इसका कितना ज्यादा है 21.525 डिवाइड बाई 6.75, ये इससे 3 गुना से भी ऊपर आप कमा रहे हो। तो इक्विटी के कंपैरेटिवली आप 3 टाइम्स कमा रहे हो, ये है 3.19 टाइम्स, 3.19 एक्यूरेट जो है इसका। तो इतना ज्यादा कमा रहे हो, और रिस्क कितना बढ़ रहा है, रिस्क सिर्फ 0.11 बढ़ रहा है आपका, 0.11। तो बिल्कुल डेट के साथ जाना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं है और कमाई अच्छी खासी है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, डेट में हमारी कमाई ज्यादा हो रही है। फिर वेंचर कैपिटल का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, अरे आगे बढ़ते हैं अब इसके। हाँ जी, अ कंपनी इशू 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर, 15% का रेट है, 100 रुपए ईच एट पार पे इशू किया है, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल के बाद है। ओके, ऑन मैच्योरिटी ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स, 2 शेयर्स में बदलेंगे। तो बेसिकली इन 2 शेयर्स की वैल्यू निकालनी होती है हमें कि 6 साल बाद कितनी होगी। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8%, तो आरएफ हमारा 8% हो गया। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम दिया है, रिस्क प्रीमियम यानी आर एम माइनस आर एफ गिवन है, ये है 16%। तो आर एम माइनस आर एफ आपके पास में 16% है।
और बीटा फैक्टर है 1.2, तो बीटा फैक्टर है हमारे पास 1.2, तो 1.2 इंटू 16 प्लस 8, के ई हमारे पास हो गया 27.2, ये के ई निकल गया। ओके, कह रहे हैं कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 13.38, ये हमारा डी जीरो हो गया। ठीक है, 5 साल पहले इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, इससे ग्रोथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास ग्रोथ निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा रहता है, अंडर रूट 13 पॉइंट कितना डिविडेंड दिया है इसने 13.38, 5 साल पहले 10 रुपए था, तो यहाँ पर 5 -1 निकालने का तरीका क्या रहता है, 13.38 डिवाइड बाई 10 करिए, 1.338 आ गया। अब अंडर रूट का बटन 12 बार दबा दीजिए, 12 टाइम्स 1.338, इसको मैं 12 बार अंडर रूट दबा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद में इसमें से कर दीजिए -1 इक्व टू, ये आ गया मेरे पास। अब इसको आप करेंगे डिवाइडेड बाई जो भी यहां पर फिगर थी, डिवाइड बाई 5 इक्व टू, अब जो भी आंसर आया उसमें करेंगे +1 इक्व टू। अब मल्टीप्लाई इक्व टू को 12 टाइम्स आप दबा देंगे ब्रैकेट कैलकुलेटर पर, मल्टीप्लाई इक्व टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे पास आ गया 1.05996। ठीक है जी, ये इस पूरे का आंसर आ गया इतने का। इसमें आ गया -1, इसमें मैंने -1 किया, ये आ गया 0.05996 और 0.06, और इसको मैं कह सकता हूँ 6%, ये मेरा ग्रोथ का रेट निकल गया। तो ग्रोथ मेरे पास आ गई यहाँ पर 6%, ग्रोथ 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 के आ गया, ग्रोथ 6% आ गई। इससे अब मैं शेयर की आज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरी शेयर की आज की वैल्यू कैसे निकलेगी, P0 इक्व टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस G। तो D1 है मेरे पास 13.38 प्लस ग्रोथ है 6% डिवाइड बाई KE माइनस G 27.2% माइनस 6%, ये मेरी एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 13.38 प्लस 6%, और ये 27.2 माइनस 6 कितना हुआ 21.2 डिवाइडेड 21.2%, तो 66.9 एक शेयर की वैल्यू हो गई। दो शेयर कितने के हो गए, दो शेयर मेरे पास हो गए इंटू 2, 133.8 के दो शेयर हो गए आज की डेट में। ये मैच्योर होने हैं 6 साल के बाद और ग्रोथ का रेट है 6%। तो आज से 6 साल बाद 6% की ग्रोथ से ये कितने हो जाएंगे, तो ये आ गया अपना 1.06 मल्टीप्लाई इक्व टू 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल मल्टीप्लाई बाई दिस, इनकी वैल्यू हो जाएगी 189.797, तो 80, तो 189.80 मैच्योरिटी वैल्यू यानी रिडेम्पशन वैल्यू हो गई कन्वर्टेबल डिवेंचर की, और यही मेरे को चाहिए होती है। तो रिडेम्पशन वैल्यू हो गई, पार पर इशू किए थे आपने 100 रुपए पर, आज 6 साल की लाइफ है। आगे कह रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट 6% इशू अमाउंट की है, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए बता रहा है। तो 100 रुपए पे इशू करा, 6 रुपए गए, नेट प्रोसीड आपके पास आई 94। कह रहे हैं आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर की कॉस्ट निकालनी है अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने सारी कैलकुलेशन कर ली और आपके पास में अप्रोक्सीमेशन मेथड आ गया, इंटरेस्ट 15% है, टैक्स रेट 1 - 4 आ गया, रिडेम्पशन वैल्यू हमने निकाल ली 189.84, 94 आपकी नेट प्रोसीड, 6 साल की लाइफ, एवरेज वैल्यू ले ली कि आपके पास केडी निकल कर आ गया। ओके, तो एक तो केडी का पूछा, फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है, नॉर्मल है। दूसरा कह रहे हैं 5% प्रीफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक है, प्रीमियम है 10%, तो 110 पर आपने इशू किया। दीज शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, लाइफ हो गई 10 साल। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% इशू अमाउंट की है, तो 5% माइनस कर दो भाई इसमें से, 110 माइनस 5%, 104 रुपए 50 पैसे आपको नेट प्रोफिट मिली। तो आज आपको 104 रुपए 50 पैसे मिले हैं, 10 साल के बाद आप 100 रुपए वापस करोगे और इस 10 साल तक 5 रुपए का आप हर साल डिविडेंड दोगे। क्वेश्चन कह रहे हैं आपको प्रीफरेंस शेयर की वाईटीएम से निकालनी है। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है बच्चों के सामने कि सर जैसे हम वाईटीएम से निकालना है तो रेट कैसे लें, दो रेट लेने होते हैं इसके अंदर। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है रेट लेने का, आप इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल लो, पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए कैसे आप अपने, 5 रुपए प्लस रिडेम्पशन वैल्यू है 100 रुपए,
माइनस 104.5 10 साल की लाइफ डिवाइडेड बाई 100 रुपये प्लस 104.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया 100 में से ये हो गए माइनस के 4.5 डिवाइडेड बाई 10, ये बचे 45 पैसे, 5 रुपये में से 45 पैसे चले गए, बचे 4.55 डिवाइडेड बाई ये हो गया 102 रुपये 25 पैसे एवरेज। ये हो गया 4.4445%, इसका जो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब 4.45% हमारी अप्रोक्सीमेशन मेथड से आ रही है। तो आपके पास YTM से भी इसी के आसपास आएगी। तो आप एक रेट ले लो 4.45 से कम 3% और एक रेट ले लो 6%। तो 3 और 6% आपने ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी आ जाएगा। इन्होंने एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया है। तो आप 3 और 5, 3 और 6 इस तरह से ले सकते हैं। 3-4% का डिफरेंस रखना है एग्जाम में। रीजन क्या होता है, इन्हें तो आंसर मालूम है तो ये तो बिल्कुल चिपका के ले लेते हैं 1-1, 2-2% पर आपके साथ में क्या होगा, एक नेगेटिव एनपीवी आ गया और दूसरा भी नेगेटिव आ गया। मान लो आपने 4 ले लिया, दूसरा भी नेगेटिव आ गया, तो आपको तीसरा निकालना पड़ेगा। तो आप 3-4% का गैप लेके चलना। तो 3 और 6 ले लिया, ये ठीक है। तो एक में नेगेटिव आ गया, एक में पॉजिटिव आ गया, इंटरपोलेशन लगाया और आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकल गई। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ईबीआईटी है 19 लाख, एक पर डेट है दूसरे पर डेट नहीं है, तो ये लीवर्ड है, ये अनलीवर्ड है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बी लिमिटेड का जो अनलीवर्ड है 19% है, इसका जितना केई है उतना ही केओ भी रहेगा 19%। क्वेश्चन कह रहा है आपको टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों कंपनियों की निकालनी है अगर कोई टैक्स नहीं हो एमएम से। ओके जी, अगर कोई टैक्स नहीं है एमएम से तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, मैं 1 मिनट में आपको निकाल के बता देता हूं। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले अनलीवर्ड का लेते हैं। अनलीवर्ड की वैल्यू तो ईबीआईटी टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, डिवाइड बाई केओ, इसका केओ के एक बराबर है 19 लाख डिवाइड बाई 19%, 100 लाख हो गई इसकी वैल्यू। इसका केई 19% है, इसका केओ भी 19% है। ओके, तो पहले हो गई मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले अनलीवर्ड की आ गई तीनों, अब लीवर्ड की, ये हो गई बी लिमिटेड की, अब ए लिमिटेड की। वैल्यू जितनी अनलीवर्ड की वैल्यू है उतनी ही लीवर्ड की वैल्यू रहती है, तो ये भी 100 लाख का हो गया, पहली चीज वैल्यू निकल आई। अब दूसरा इनको चाहिए केई और केओ, तो इसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों हैं। डेट है 57 लाख का, तो इसका मतलब बचा हुआ पैसा 43 लाख इक्विटी का हो गया। ठीक है जी, अब हमें निकालना है केई, तो इक्विटी की कमाई, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। ईबीआईटी है 19 लाख, इंटरेस्ट जाएगा 12% 57 लाख पर, 6,84,000 डिवाइड बाई वैल्यू है 43 लाख। ओके, 19 लाख माइनस 6.84 लाख डिवाइड बाई 43 लाख, ये आ गया जी 28.28% के। अब केओ जानना है, तो अगर टैक्स नहीं होता वैल्यू दोनों की सेम है, केओ 19 ही रहेगा इसका, वरना आप ऐसे कर लो पूरी फर्म की कमाई डिवाइड बाई पूरी फर्म की वैल्यू। तो पूरी फर्म की कमाई है 19 लाख, पूरी फर्म की वैल्यू है 100 लाख, 19% आ गया। तो ये हुआ जब टैक्स नहीं है, सीधा सीधा। ओके, फिर दूसरे में कह रहा है अगर 40% टैक्स है तो क्या होगा। तो भाई 40% टैक्स है तो इस ईबीआईटी के आगे 1 माइनस टी और लग जाएगा, तो 40% टैक्स और लग गया, तो 19 लाख माइनस 40% डिवाइड बाई 19%, इसकी वैल्यू अब हो गई 60 लाख। ओके, केई इसके पास में और जो केओ है इसके पास में, वो इसका 19% आपके आ जाएंगे, वो एज इट इज जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी इंटू टी। तो 60 लाख रुपए था, प्लस डेट कितना ले रखा है इसने 57 लाख, उस पर 40% टैक्स हो गया, 57 इंटू 40% प्लस 60, इसकी वैल्यू हो गई 82.8 लाख, जिसमें से 57 लाख हो गई डेट की वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी की रहेगी, माइनस 57 इक्विटी की हो गई 25.8 लाख ऑफ वैल्यू।
अब इक्विटी के लिए इसकी वैल्यू के ई के ओ सब आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका के ई चाहिए, के ई के लिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स और लग जाएगा आगे। तो ये जो इनकी कमाई है इसके आगे 1 माइनस 0.4 और लग जाएगा, वैल्यू हो जाएगी अब 25.8 लाख। तो 19 लाख रुपए माइनस 6,84,000, जो भी कमाई है उसमें 40% चला गया, डिवाइड बाई 25,80,000। इसकी आ गई 28.28%। अभी भी सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपके पास केओ ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म 19 लाख 1 माइनस 0.4 और वैल्यू ऑफ फर्म है 82.8 लाख। तो ये हो गया 19 लाख रुपए माइनस 40% डिवाइड बाई 82.8 लाख, ये आ गई 13.77%। ये केओ आपका निकल गया। तो हमारे पास यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, तो जी ए और बी, इसकी वैल्यू 1 करोड़, के ई के ओ 1919, इसकी वैल्यू 1 करोड़, के ई 28.28 और के ओ 19%। अगर टैक्स है तो बी लिमिटेड की वैल्यू, बी लिमिटेड की वैल्यू 60 लाख, उसका के ई 19%, उसका के ओ भी 19%, उसमें तो कोई फर्क होना नहीं। अब ए लिमिटेड की वैल्यू 60 लाख प्लस डी इंटू टी 82.8 लाख। अब इसका जो हमारे पास निकल कर आएगा 19 लाख की कमाई, उसमें से इंटरेस्ट गया, ईबीटी आ गया, उसमें से टैक्स गया, ये अर्निंग फॉर शेयर होल्डर हो गई। शेयर्स की वैल्यू 25.8, इससे डिवाइड करेंगे 28.28% आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ वो वेटेड एवरेज केओ निकालनी है, तो केओ के लिए पूरी फर्म की कमाई 1 माइनस टैक्स और डिवाइडेड बाई पूरी फर्म की वैल्यू 82.8 लाख, ये आपके पास केओ निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के एफएम के सारे क्वेश्चन खत्म, ये थ्योरी के क्वेश्चन है और ये हमारे पास एमटीपी का काम खत्म। तो एमटीपी बहुत ज्यादा आसान था, मुझे लगता है आप लोगों ने अगर नहीं कराए तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। राइटिंग में करते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट है। तो यहाँ पर एमटीपी हमारा सितंबर अटेम्प्ट के लिए खत्म। ये था एमटीपी 1, एमटीपी 2 और बाकी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। कनेक्ट रहिए। ऑल दी बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।